सभी साथियों के जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस सत्र को रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि जो साथी किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं वह एफएलएन यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस चर्चा को देख और सुन सकें। और सभी साथियों का पुनः फिर स्वागत है। और मेरा नाम अमित है और मैं फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क के कोर ग्रुप मेंबर हूँ। और साथ ही मैं सावित्रीबाई फुले विलेज लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लाइब्रेरी वर्कर हूँ, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के एक गांव में स्थित है। और चर्चा को आगे ले जाते हुए हम फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क के विषय में बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ नए साथी भी जुड़े हैं इस चर्चा में। तो फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क संगठन निःशुल्क पुस्तकालय आंदोलन की वकालत करता है, जो सभी लोगों के पढ़ने के हक का स्वागत करता है। आज एफएलएन में 200 से अधिक सदस्य हैं, जो भारत के अलग अलग राज्यों से हैं। हम कह सकते हैं कि एफएलएन भारत में मुक्त पुस्तकालयों, लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी एक्टिविस्ट का एक गठबंधन है। एफएलएन एक समावेशी दृष्टिकोण के साथ जाति विरोधी पुस्तकालय होने की वकालत करता है तथा सभी के स्वागत में विश्वास के साथ जाति, जेंडर, लिंग, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, धर्म, आय और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध में किसी भी भेदभाव, उत्पीड़न या धमकाने पर सख्त या जीरो टॉलरेंस नीति के लिए प्रतिबद्ध है। और इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए जो आज का सत्र है, लेखक चर्चा श्रृंखला पर आधारित है। जब से एफएलएन फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क की उत्पत्ति हुई है, तब से हम इस चर्चा को लगभग 2 साल से आगे ले जा रहे हैं। इस चर्चा का उद्देश्य यह है कि फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क के रूप में हम मानते हैं कि पढ़ने का हक सभी को है, और यह तभी संभव है जब पुस्तकालय में काम करने वाले लाइब्रेरियन और लेखक, पाठक, पब्लिशर एक साथ बैठे और चर्चा में आए, जिससे हम अपने पाठकों की आवश्यकताओं को समझ सकें और एक दूसरे से सीख सकें, और हम अपने पाठकों, समुदायों को उनकी जरूरत के अनुरूप सूचनाओं, किताबों की पहुंचा सकें तथा न्याय संगत पहुंच प्रदान करके नए ज्ञान के निर्माण की सुविधा प्रदान कर सकें। और आगे मैं अपने साथी जोया को आमंत्रित करूंगा। जोया एफएलएन के सदस्य द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट दिल्ली से जुड़े लाइब्रेरियन हैं, जो टीसीएलपी का डिजिटल इक्विटी एंड मीडिया डिपार्टमेंट को संभालते हैं। वह एफएलएन के रिसर्च एंड एक्शन टीम का भी हिस्सा हैं। तो जोया, ओवर टू यू। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। हमारी ये चर्चा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। आप चैट बॉक्स में ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। So today we have P. Sainath with us, whose book Unknown Heroes of India's Freedom Struggle, जो आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं। We're very excited to discuss this today. P. Sainath के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगी। P. Sainath जी पारी के फाउंडर और एडिटर हैं। He is the founder and editor of पारी, जो है People's Archive of Rural India। और जो काम है पारी का, वो एफएलएन के काम से काफी कनेक्टेड हमने पाया। आखिर हम लाइब्रेरियन हैं, काफी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं हम लाइब्रेरियन हैं, और हम लाइब्रेरियन के तौर पर सोचते ही हैं कि कौन सी कहानियां, किसकी कहानियां हमारे शेल्फ्स तक और हमारे अखबारों तक पहुंचेंगी, किसको इतिहास लिखने और पढ़ने का हक रहेगा, तमाम समुदाय की कहानियों की जगह कैसे बनाई जाए, खास करके उन सभी की जिन्हें ऐतिहासिक तौर पर, जिन्हें हिस्टोरिकली पढ़ने और लिखने के हक से, खुद की कहानियों को रचने से दूर रखा गया है। इन सवालों से मैं फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क और पारी के काम में काफी सिमिलैरिटी समझ पाई। पी साईनाथ जी एक हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे जब वह यूनिवर्सिटी में थे, एंड ही स्पेंट अबाउट द लास्ट 40 or so years as a journalist, the last 30 as a rural journalist. He's won more than 60 national and international awards for his work.
In 2014, he started Pari, which is an independent multimedia digital platform which covers and aims to cover every part of rural India and the people of rural India. और आज वे हमारे साथ जुड़े हैं इस किताब की चर्चा में, जिसके वे लेखक हैं और जिसके ये ग्राफिक नॉवल है जिसके 16 incredible illustrators भी हैं इस किताब में. And for this discussion today, we're going to discuss this book. This book is published by Tulika, and a big thanks to Tulika Publishers and to Parag for allowing us to organize this discussion, for allowing us to have this conversation. And also a big thanks to Parag and Tulika for actually sending this book out to about 60 FLN libraries across the countries. जो 60 से ज्यादा FLN libraries के पास अभी तक ये कॉपीज पहुंच चुकी हैं या पहुंचने वाली हैं. कुछ बातों का हम आज के चर्चा में ध्यान रखेंगे. पहली बात कि सभी लोग अगर आप नहीं बात कर रहे तब आप अपना माइक्रोफोन और आप अपना वीडियो ऑफ रखें. आप सवाल पूछते समय अपना वीडियो और माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं. हम सेशन के बीच में सवाल नहीं पूछेंगे. हमारा सेशन आज कुछ ऐसे चलेगा कि पहले के जो 40 मिनट रहेंगे, the first 40 minutes, Amit and I will lead a discussion with P. Sainath about the book and about the Free Libraries Network. और जो एंड का समय होगा, एंड के 20 मिनट्स रहेंगे, उसमें हमारे पास क्वेश्चंस और आंसर्स का समय रहेगा. उसमें सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि उस समय में अपने सवाल जरूर शेयर करें, अपने कमेंट जरूर शेयर करें. और ये सेशन जैसे मैंने बोला हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलाएंगे. So thank you everyone for joining, and a welcome to everyone once again, and thank you Sainath ji for being here with us today. हम पहले सवाल पर आते हैं और पहला सवाल मैं ही आपसे पूछ रही हूँ. वो है कि जो आज किताब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अननोन हीरोज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, आपकी किताब में 16 ऐसी कहानियां हैं, बहुत ताकत के साथ ये दर्शाती हैं उन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को जिन्हें स्वतंत्रता के नैरेटिव्स में कम जिक्र मिलता है, जिनकी कहानियां हमें अक्सर प्रिंट में, किताबों में कम मिलती हैं या नहीं मिलती हैं. कुछ इस किताब में मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी सभी को कि वे अपने आप को म्यूट करें. हाँ, कुछ इस किताब में जो कहानियां हैं उसमें टीनेजर्स हैं, उसमें आदिवासी समाज के लोग हैं, उसमें दलित औरतें हैं, बहुजन समाज के लोग हैं और आम लोग हैं जिनका जिक्र हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में, स्टेट डॉक्यूमेंट्स में नहीं हुआ है, ना के बराबर है. People from all over the country, actually people from all over the country, the way in which everyone's joined us today from the Free Libraries Network all over the country today, are featured in this book. People with various political leanings, leftists, Ambedkarites, Gandhians, their stories are featured in this book. और आपकी किताब को पढ़ते समय और समझते समय ये लगा कि ये रियल है, ये ट्रू है कि जो आज हमारा देश है वो आम लोगों के कंधों पर ही खड़ा हुआ है और उन आम लोगों का संघर्ष इस किताब के जरिए दर्शाया गया है. तो क्या आप थोड़ा सा बात कर सकते हैं, कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट व्हाई दिस बुक एंड व्हाई नाउ? पहले भी इस किताब का एक वर्जन आया था जो ग्राफिक नॉवल नहीं थी, अब उसका ग्राफिक नॉवल वर्जन आया है. सो कैन यू टॉक अबाउट व्हाई यू फील दीज स्टोरीज नीड टू बी टोल्ड एंड थ्रू दिस पर्टिकुलर मीडियम, दिस ग्राफिक नॉवल मीडियम ऑल्सो? Thank you. Actually, as you said, the graphic novel medium version follows an already published book. This is the book, The Last Heroes, Foot Soldiers of Indian Freedom. I would say that in the last I would say the present and the previous generation, 2 generations of Indians have virtually been robbed of their history. खुद उनका इतिहास नहीं जानते हैं. My generation did the robbing. Okay. And I was trained as a historian, not as a journalist. I quit my MPhil PhD to go into journalism. And I was trained. My teachers included people like Romila Thapar, Bipin Chandra, S. Gopal, K.N. Panikar, Harbans Mukhya, the whole lot. The book
See, it's over 20 years. It's always fascinated me the way history is told. It's always by the victor. History is always written by the winner, by the victor. There is an old African saying, if lions were historians, the tales of the jungle would not favor the hunter. But lions are not historians. I'd like to think of the people in this book as lions, who fought the jungle of colonialism, of British imperialism. So first, I think it was extremely important that these generations be restored their true history. Second, when India completed 75 years of independence, I'd already been working on this for quite some time, but it was interrupted at various points by my having to cover the agrarian crisis. Now, for the 75th year, ये भारत सरकार ने एक वेबसाइट निकाला, आजादी का अमृत महोत्सव, to celebrate 75 years of 75 years of Indian independence. In that website, there is not a single photograph, not a single video, not a single story, quote, statement on or about or by a living freedom fighter. एक भी जिंदा है तो स्वतंत्रता सैनिकों का उसका फोटो, वीडियो, स्टोरी, कहानी कुछ नहीं है. बहुत सारा फोटो है और आप सब जानते हैं किसका फोटो है. So there is no, I mean, it's a complete travesty. उसी वेबसाइट में लोगों के साथ 75 years of independence के साथ एक और लोगो आ गया अक्टूबर में, सितंबर में, G20 का लोगो. G20 और स्वतंत्र संग्राम का क्या संबंध है? What is the connection between these? So I had started realizing from the last 2 years, 3 years that I better finish the book, for which the interviews had been done by over 20 years. And third thing was to challenge the great man theory of history. That you got your independence, revolution happened because of some one great individual or 3-4 great individuals. Interestingly, all those great individuals, they never made such a claim. Neither Gandhi nor Ambedkar ever downplayed the role of the masses. They never did that. But that is the nature of our society and our history writing, that many of our kids read, if at all there is anything in the textbooks, they read chapters about how a few Indians went abroad, studied in Cambridge and Oxford, and learned ideas of freedom and human rights and liberty, reading Rousseau and Voltaire. And this is bunkum. The idea that Indians themselves did not have ideas of freedom. There were societies running in India, Adivasi societies, for instance, far more egalitarian, far more just in their conduct. But we were really taught that independence and the freedom idea came from Indians who went abroad and studied, imbibed Western ideas. So even there you are giving the colonial power the credit. Yeah. So that's ridiculous. Fourth, there is an astonishing lack of knowledge of what British colonialism did to this country. Zero. The Azadi Ka Amrut Mahotsav website does not have a single paragraph about what British colonialism did. If you're not going to mention British colonialism, so what the hell were you fighting about? What were you trying to be independent from?
You were trying to be independent from an imperialist power that brought 31 famines to this country. 24 of them had a toll in that numbered in millions. You were looking for you were seeking independence from an imperial power that looted, according to Professor Utsa Patnaik's calculations, which she says are extremely conservative, $44.6 trillion in 138 years from the people of this country. So you're looking at a history where in about 40, 50 years of British rule, out of the total 200, between 100 and 168 million excess deaths happened. Anyway, that's another side of it. It's not what I've dealt with in the book. The point was to show that ordinary people made your independence. Ordinary people made your freedom. Gandhi said it in 1931 in a single line in a letter. Great men appear to be the cause of revolution in the world. In truth, the people themselves are the cause. Therefore, the book looks at if those 16 beautifully illustrated stories look at laborers, farmers, cooks, couriers, carpenters, just absolutely ordinary people, only one of whom, Doreswamy, ever completed his college. And we are living in the midst of a period when the real history of the Indian people is being erased. So that's why the book, and that's why now. Thank you so much for sharing this. And my next question is connected very much to this, this project of challenging the ways in which history has been written, the gaps in history, the ways in which we understand our own history. What were the kind of challenges that you faced in crafting and creating such a project? Like जो आपने अपनी book में भी mention किया है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ये भावनी महतो की कहानी है जो चेपुआ गांव में वेस्ट बंगाल में है, जो अपने आप को उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम स्ट्रगल में. शी फार्म्ड फॉर एंड कुक्ड फॉर सेवरल पीपल. सालों तक उन्होंने खेत चलाया, उन्होंने खाना बनवाया उन सभी अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरीज के लिए जो उनके हस्बैंड से जुड़े थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जुड़े थे. सालों तक ये काम किया. एंड येट वो अपने आप को इनकार करती हैं दैट आई वाज नॉट, व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी अबाउट सत्याग्रह, आप क्या मेरे से गांधी की बातें कर रहे हैं. तो आपके लिए और एक इंस्टेंस है जो देमती के कहानी में है. जब आप मिलने गए या फिर एक दूसरे जर्नलिस्ट मिलने गए तो उनके जो नेफ्यू थे वो भाग गए वहां से because he thought that the forest officer is coming. So really, like, what were the kind of challenges, because this is not an easy project, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि इन चीजों को बस नजरअंदाज किया गया है, बट एक प्रोजेक्ट है कि हम किसको याद रखते हैं. तो क्या चैलेंजेस आए थे और कौन सी कहानियां हैं जो शायद इसमें फीचर भी नहीं हुई हैं? See, the challenge is also in countering mythology and erasure. I'll come to Babani and Salihan in a moment. But one of the big untruths of the independence struggle, apart from saying a bunch of elites went out, studied, got you independence, is also the erasure of different communities and groups. That's why it was so important to show the story of Shobaram Geharwar, a Dalit freedom fighter. And actually, it is not true that he was an exception by any means. There used to be an army of freedom struggle underground called Lal Sena in Vidarbha. I would say overwhelming number of those Lal Sena members were Dalits. Okay? But their role in history, it's as if, they lie and this thing created that
Ambedkar was against independence. He was pro. It's absolute nonsense. If there is one document which captures the distilled essence of the idealism of the freedom struggle, that is the Constitution of India, the chief architect of which was Baba Saheb Ambedkar. So it's also important to counter these lies, as if someone did not make a contribution. It was all from upper class, upper caste people. That is such a huge lie. The first people, now Babani, by the way, comes from a peculiar community which was tribal, Adivasi, but the British punished them by taking away their tribal identity. They were very rebellious, the Kurmis. Till 1931 or census or so, they were Adivasis. Then they were taken off. So they are somewhere now between Adivasi, between tribe and general society. When we met Babani at her house, she denied being a freedom fighter. मुझको क्या संबंध है उसमें? मुझको क्या connection है उसमें? My husband was a freedom fighter. You are coming 20 years too late. He died 2 decades ago. You should have interviewed him, not me. So that conversation went on for hours and we were very disheartened until it came to the point. I mean, I said, so then it must have been very hard for you when your husband went to jail for 13 months. She said, no, it was much worse when he came back. So I asked, why is that? Why was it worse when he came back? She said, because I had to cook for even more of his friends. Then we started exploring who those friends were. This lady, now 105 years old and perfectly articulate, was not only cooking for a 25 or more member joint family, growing the food as a farmer. She was for months at a time, at the height of the Bengal famine, she was feeding 20 to 25 underground revolutionaries on the run from the British police. That is a far more risk-taking action. It's a far more risky and difficult course to follow than going to jail in Satyagraha for 13 months. For me, she is many times the freedom fighter that her husband was. So, but she has been brought up also in a way that the male is the freedom fighter, the man is the chief actor. It's not true. Tens of millions of Indian women played a major role in the freedom struggle. Their role was different, like Babani's. So it doesn't come under the official definition of the Swatantrata Sainik Samman Yojana Act, which says to be seen as a freedom fighter, you ought to have spent so many months in jail, etc. Many millions of Indian women did not spend months in jail. They may have gone in Satyagraha for 1 week, 2 weeks, but they played an incredibly important role in the logistics of the people's movement. They kept those movements alive and fed. And I think that is a far greater contribution than going to jail for 13 months. Now, the other person, Salihat, just extraordinary. And your audience should know, Adivasis in India, Adivasis were the first to die for freedom, the last to benefit from it. It was not as if your freedom struggle began in 1857. Remember that 190 years before that, you had the, Battle of Plassey. Hello. You had
from 1760s onward, from 1760s, the Adivasis of Jungle Mahal, who include the Kurmis of Babani, for 40 years they waged an incredible fight against, people with bows and axes were fighting cannons, guns. Before 1857, there was the heroic Santal uprising called the Santal Hoon, led by the brothers Sidhu and Kano Murmu. Sidhu and Kano. There's a university today named after, it's called Sidhu Kano and Birsa Munda University in Purulia. Many of the students have no idea who Sidhu and Kano were. They've heard of Birsa Munda, he's closer to our time, but they never heard of. They go to the university named after them, but very little is thought about them. The Adivasis and their fights for freedom were like, the rest of the country which had coastal lines, you had salt satyagraha. In the Adivasi areas, you had jungle satyagraha, forest satyagraha, refusing to pay the timber tax, the abkari tax. And Salihan's village, she was a girl of 15 or 16, unmarried, which means that she was maximum 16 years old in that society. Her father was an organizer and activist for the Congress Party. The British police raided the village to punish people. They raided many villages and burnt the entire grain supply, the food grain stocks of the village. This was a very common, typical British punishment. If one person in your village did something, they would come and punish the whole village. Collective punishment, a horrible, degenerate, and regressive attitude, which you are seeing unfold in our time, this week, this month, and this day. Right? Where, you're seeing it in Gaza in this particular period. And this collective punishment led to the burning of the food stocks of the village of Saliha, now in Kariyar, in the Noapada district. All this was the old Kalahandi region. Then, when they came, they shot her father. He was lying on the road in the village, and someone ran to the jungle. She comes from a tribe called Sabars, who were hunter-gatherers and remain one of the poorest tribes of Odisha. So she came racing with 40 other girls about her age. So then, seeing the person who had shot her father, the white officer who had shot her father standing there, he had a gun in his hand. She raced towards him and beat the hell out of him. She beat the living daylights out of the guy, chased him around the village, kept beating him. Then the other 40 girls picked up their lathis and attacked the remaining members of the platoon, who could not, and therefore they could not help their senior. In a little while, a brigade of armed police fled from the village, having been defeated by 40 young Adivasi girls armed only with sticks, with lathis. Now, many years later, when I see Salihan living in utter poverty, in hunger, and by the way, who was their great enemy at that time? Government for them, even today for many Adivasis, government means forest department. That's who they interact with. So then, when I met her, and all that she had got in 1980 was a certificate from the local administration, Manapatra,
letter of honor, and it praised her for being her father's daughter. It praised her for having borne 3 sons. It did not mention that she was the leader of the Saliha uprising. So this utter travesty. Oh, there is a pillar, a monument today in the village of Saliha. It has names of 19 people who participated in the uprising. Her name is not there. This is the kind of travesty of history that we're trying to address. Absolutely. Absolutely. No, thank you for sharing this. I think this is really important क्योंकि हमारा जो free libraries का movement है वो भी कई तरह के struggle से जुड़ा है, and within that we recognize the importance of having a record and a history of the struggles of which we are a part and of which our people have been a part. And with this, the next question मैं अपने colleague, अपने साथी अमित को बुलाऊंगी. उनके पास एक सवाल है साइनाथ जी के लिए. अमित. थैंक यू जोया। जब मैं किताब को पढ़ रहा था तो किताब से यह समझ मिली कि यह महसूस हुआ कि कोई भी बड़ा स्वतंत्रता सेनानी नहीं होता है। सबसे पहली बात, उस स्वतंत्रता के पीछे कितने लोगों की सॉलिडारिटी थी, जैसे कि इस किताब के में जिक्र किया गया है। उन सभी जमीनी हाशिए के समुदाय से थे महिलाएं और सभी जिन्होंने इतने कष्टों और पीड़ा सहते हुए उस लड़ाई में शामिल थे, जिनका शायद ही कहीं जिक्र मिलता हो। और लेकिन जब हम पढ़ रहे थे तो यह महसूस कर रहे थे कि देमती जैसी जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को, जिनकी भाषाएं अलग हैं और एक हाशिए के समुदाय से होने के कारण, क्या जो उनकी कहानी है, हम उनकी कहानियों की, उनके समुदायों या परिवार को जो पढ़ने का हक है या उनके संघर्षों को महसूस करने का जो हक है या उनसे प्रेरणा लेने का जो हक है, वो कैसे मिल सकता है अगर उनके पास ऐसी कहानियों और फ्री लाइब्रेरीज की पहुंच ना हो। तो ये मेरा सवाल था कि कैसे उन समुदायों तक या उन परिवारों तक ये कहानियां उनकी भाषाओं में या उनके मुक्त पुस्तकालय के माध्यम से पहुंच सके। क्योंकि जैसे अभी जोया जिक्र कर रही थी कि उनका जो भतीजा था, जब आपको देखा तो वो शायद भाग गए थे, वो फॉरेस्ट ऑफिसर के, कि वो समुदाय जो इतना भयभीत है तो कैसे उन चीजों को समझ सकता है या अपने लोगों से प्रेरणा ले सकता है। जी सर। पहली बात अमित, ये किताब अभी 12 भाषाएं में आने वाला है। अब तक 4 भाषा में आ चुका है, अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़ और तेलुगु। अभी 2-3 महीने में हिंदी, तमिल, मलयालम जनवरी में आ रहा है। हिंदी, तमिल, मलयालम, गुजराती में भी आ रही है, ओडिया में। सो इट विल कम इन 12 लैंग्वेजेस एट लीस्ट। अभी भी 4 भाषाएं में सेल और चल रहा है उसका। the process is already there. जो उसका ग्रैंडसन हमको, सलीहन का ग्रैंडसन, जो ग्रैंड नेव्यू जो हमको देख के भाग गया, उनसे ये आप पता कर सकते हैं कि जो उनका मेन ऑपरेसर उस जमाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, आज भी वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनका मेन ऑपरेसर है। उनका कहानी कैसा, ये हमारा एफर्ट ये है कि ये कहानी हमारा सोसाइटी का मन में और हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में डालना है। ये किताब का इंटेंशन भी एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री बुक है, ऑल्टरनेटिव इतिहास का वॉल्यूम है। ये मेन एम है उसमें। और ये है कि I should absolutely tell you, जिस भाषाएं में
अभी निकला, और जिस भाषा में निकला भी नहीं, मैंने जो फ्रीडम फाइटर्स का फैमिलीज हैं गांव में, जैसा पानीमोरा गांव का डिसेंडेंट्स हैं वहाँ, और सालिहान का 2 गांव में डिसेंडेंट्स हैं। एक तो सलीहा में, जहाँ से देमती दे सबर निकला, और पुरेना गांव बरगढ़ जिला में, उड़ीसा में, जहाँ उनका चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन रहता है। इसी सितंबर में मैंने पूरा उस एरिया, छत्तीसगढ़ से भुवनेश्वर तक रोड पे जाके हर स्वतंत्रता सैनिक परिवार को किताब का कॉपी हाथ में दिया मैंने। वो ट्रिप सिर्फ उसके लिए किया और कुछ नहीं। मेरा मित्र पुरुषोत्तम ठाकुर और मैं हर घर में जाके कॉपी दिया। पानीमोरा में 3 कॉपी, सलिहन का 2 गांव में 5-6 कॉपी, और ये भी वादा किया कि देखो जब उड़िया और हिंदी में आएगा फिर हम आपके पास आके देंगे किताब, तो पहुंचेगा। और ये भी है कि उनका यंगर जनरेशन के हाथ में दे रहा हूं, इसलिए कि ओल्डर जनरेशन लिटरेट नहीं है, पढ़ नहीं सकते, लेकिन कॉमिक ग्राफिक एडेप्टेशन को देख सकते हैं और बच्चे के साथ देख सकते हैं। तो ये भी हम कॉपी देने वाले हैं उनको। ये किताब निकला आफ्टर माय जर्नी, आफ्टर द ट्रिप, लेकिन जाऊंगा जब हिंदी का आएगा, इसका भी हम लेके जाएंगे। ये किताब भी, ये ग्राफिक एडेप्टेशन भी अभी कुछ दिन में कन्नड़ में आ रहे हैं, कन्नड़ा में, और तेलुगु में भी आएगा। तो दिस इज द वे वी आर ट्राइंग टू रीच देम। अभी फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क में आई थिंक इट इज extremely important and a process and initiative, and I'm very thrilled to be able to reach, जैसा जोया ने कहा कि एक 60 कॉपी पराग ने दिया फ्री लाइब्रेरीज को, और जब इंडियन लैंग्वेज का एडिशन आएगा मैं भी खुद और कुछ कॉपीज दूंगा, because I think it will reach the right people in the right languages over there. Yeah. थैंक यू सर। एक सवाल और है मेरे पास कि जो फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क हैं, जो लाइब्रेरीज हैं वो गांव से हैं, शहरों में हैं, टाउन में हैं, तो बुक में एक नोट्स था एजुकेटर्स के लिए कि हम इस किताब को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपकी किताब को हम अपनी लाइब्रेरीज में कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल होता आप देखना चाहते हैं आपकी किताब को। देखिए, मैंने हमारा घूमते घूमते कुछ और फ्री लाइब्रेरी मूवमेंट्स और फ्री एक्सेस लाइब्रेरीज को देखा, उन लोग को मिल चुका है। एक ही एग्जांपल देता हूं, जो विद्यावनम स्कूल में है कोयम्बतूर में, आनीकट्टी हिल्स में, वो उसमें 53% स्टूडेंट्स दलित हैं और उनका फीस नहीं है, फ्री है। और एक 20%, 10-20% इरुला आदिवासी हैं। ये छोटा सा स्कूल में 5,000 से ज्यादा किताब हैं लाइब्रेरी में। They don't stop any child from reading it. लेकिन एक डायरेक्ट कनेक्शन भी है मेरा। पारी में पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया में एक लाइब्रेरी है, आप जाके देखिए। ये बहुत यूनिक लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी, और उसका स्लोगन है वी डोंट लेंड बुक्स, वी गिव देम टू यू फ्री। इसलिए कि जो भी हम लाइब्रेरी पे लगाते हैं आपका राइट है, आपका अधिकार है, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं पारी लाइब्रेरी से। और 2-3 यूनिक फीचर्स हैं उसमें। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वहां,
इंपीरियल ब्रिटिश गेजेटियर टाइम से 1871 सेंसस से भी डॉक्यूमेंट्स है। 1871, 81, 91 सेंसस भी हैं वहां। सब फ्री, सब्सक्रिप्शन नहीं है। पारी को भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, लाइब्रेरी को भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। जो और पारी देखो 15 भाषा में पब्लिश करती है, लेकिन लाइब्रेरी में जो भाषा में किताब मिलती है वो डाल देते हैं, या हिंदी में या तमिल में या व्हाटएवर। बंगाल फैमिन का जो रेयर बुक है, आउट ऑफ प्रिंट है, वो हमने पब्लिश किया, शोइंग व्हाट हैपेंड इन द बंगाल फैमिन। तो ये पारी लाइब्रेरी का स्लोगन वो ये है कि यू कैन, द बुक्स आर योर्स, यू कैन टेक देम, डाउनलोड देम एंड प्रिंट देम। और अभी भी हमारा गूगल एनालिटिक्स में और पूरा नंबर्स एनालिटिक्स में ये दिख रहा है, हम बहुत सारा काम करते हैं 20-25 सेक्शन में, क्लाइमेट चेंज पे, हेल्थ में, सब करते हैं, स्टोरीज में, लेकिन पारी में मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स मिल रहा है लाइब्रेरी को। हाईएस्ट नंबर ऑफ हिट्स इज फॉर द लाइब्रेरी। हमारा स्टोरी सेक्शन को अब तक 63 जर्नलिज्म प्राइज मिला है, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ हिट्स इज फॉर द लाइब्रेरी। उसी से आपको पता लग जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण है ये चीज। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपने जवाब में पारी के काम के बात करते समय लाइब्रेरी की बात करी, साथ में आपने फ्री की बात करी, साथ में आपने पहुंच की बात करी, क्योंकि ये जो आइडियाज हैं ये बहुत सेंट्रल हैं फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क के काम को लेकर। फ्री लाइब्रेरीज मूवमेंट में जो आज हमारे ज्यादातर साथी जुड़े हैं, वो खुद भी अपने क्षेत्र में लाइब्रेरी चला रहे हैं, कम्युनिटी लाइब्रेरी चला रहे हैं। उसके साथ साथ तो हम अपने अपने लेवल पर हम ये लाइब्रेरीज चला रहे हैं। और साथ में फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क में हम एक और भी चीज कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है, वो है कि हम एडवोकेट कर रहे हैं। हम साथ में इमेजिन कर रहे हैं कि एक इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम कैसा होना चाहिए, ताकि सभी इंडिया भर के लोगों को वो किताबों तक पहुंच मिले, ताकि वो एक्सेस टू रीडिंग और थिंकिंग मिले। तो आप एक लेखक हैं, आप पत्रकार हैं, हिस्टोरियन हैं, आप लाइब्रेरी भी चला रहे हैं। आपके हिसाब से जो हमारा इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है, वो कैसे और बेहतर अपने लोगों तक पहुंच सकती है? मतलब आपकी क्या आस है इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को लेकर? आपने हाँ, आप दो बात है। जो जो मूवमेंट से निकलता है लाइब्रेरीज, और जो सरकार और स्टेट से निकलता है लाइब्रेरीज। जो सरकार से निकलते हैं, जो ऑफिशियल लाइब्रेरीज, भारत में, हिंदुस्तान में बहुत अच्छा लाइब्रेरीज भी हैं, पिछले 30-40 साल के लिए अंडर फंडिंग करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बोले बहुत सारा लाइब्रेरीज बंद हो गया, ये भी है। तो अनलेस देयर इज मच ग्रेटर फंडिंग, पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को रिवाइव नहीं कर सकते। ह्यूज, देयर हैज टू बी मच ग्रेटर फंडिंग। वैसे भी आपका एजुकेशन बजट इतना बहुत छोटा है, बहुत कम है, और उसमें लाइब्रेरीज वन ऑफ द लोएस्ट थिंग्स दैट यू विल फाइंड। तो यू नीड टू फंड एंड बिल्ड पब्लिक लाइब्रेरीज एवरीवेयर। और बहुत लोग के लिए जो पब्लिक लाइब्रेरीज आते हैं वो बड़ा शहर में आते हैं, या छोटा शहर में भी, गांव में नहीं आते हैं ज्यादा। मूवमेंट लाइब्रेरीज आप देखेंगे, एक राज्य है जो जिससे आप इतिहास से अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, केरला's रीडिंग रूम्स। The reading rooms of Kerala are incredible. They played a very important role in the freedom struggle in Kerala. पहली देखो, वो रीडिंग रूम करके वहां तो इलिटरेट एग्रीकल्चरल लेबरर्स को ऑर्गेनाइज किया ब्रिटिश टाइम में। और आप ये भी देख सकते हैं कि जन्मी जो जमींदार हैं, केरला में जन्मी कहते हैं मलयालम में, 1920s और 30s में बहुत बार जन्मीज ने
फ्री रीडिंग रूम का अटैक करके जला दिया। उनको समझ में आया कि ये एग्रीकल्चरल लेबरर लोग लिटरेट होगा तो हमारा स्टेटस डेंजर खतरे में है। The British were critical of attacked the reading rooms. The landlords attacked the reading rooms. अभी भी वो रीडिंग रूम कल्चर है केरला में, हर गांव में कम से कम एक होगा। वो भी रीडिंग रूम टाइप वो मूवमेंट से निकला है, लेकिन आजकल स्टेट सरकार भी सपोर्ट करती है। वो केरला का पेक्यूलियर हिस्ट्री है। मैं चाहता हूं कि हर राज्य में, हर गांव में ऐसा एक रीडिंग रूम होना चाहिए, और सिर्फ फ्री ही होना चाहिए। और देखो, सिर्फ फ्री लाइब्रेरी नहीं, फ्री मीडिया एक्सेस भी चाहिए। पारी में वी हैव नो सब्सक्रिप्शन, एडवर्टाइजिंग हम नहीं लेते हैं, इसलिए कि जब एडवर्टाइजर बड़े हो जाते हैं आपका मैगजीन में, उसका ताकत बढ़ जाती है और कंटेंट को हाईजैक करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। आप बॉलीवुड पे लिखो, ये करो, नहीं तो हम क्यों विज्ञापन क्यों देना है आपको। तो हम एडवर्टाइजिंग नहीं लेते हैं, हम गवर्नमेंट फंडिंग नहीं लेते हैं, हम बड़े कॉरपोरेट का डायरेक्ट फंडिंग नहीं लेते हैं, पब्लिक से लेते हैं, इंडिविजुअल्स से लेते हैं हम डोनेशंस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से भी लेते हैं, और कोई 10 5 6 फाउंडेशन से लेते हैं डोनेशंस। तो द आइडिया इज टू कीप इट फ्री। पीपल हैव अ राइट टू फ्री एक्सेस टू नॉलेज। तो हम फ्री ही रखते हैं पारी में, सिर्फ लाइब्रेरी कर नहीं, फ्री पूरा तो फ्री है। और मैंने फॉर मोर देन 10-15 ईयर्स मैंने एक पर्सनल कैंपेन चल रहा था 2018 में MIT लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा, और अभी मोर देन 10 ईयर्स मैं ये कह रहा हूं कि पब्लिक लाइब्रेरी जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये कह रहा हूं कि देखो दुनिया में सबसे बड़ा लाइब्रेरीज और सबसे बढ़िया लाइब्रेरीज वो यूनिवर्सिटीज में है, जैसा MIT, हार्वर्ड, और इंडिया में भी आ रहा है, थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन हुआ। मुझको ये कहना है कि जो भी यूनिवर्सिटी पब्लिक इंस्टीट्यूशन पब्लिक फंड्स लिया है, हो सकता है कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है लेकिन पब्लिक फंड्स लिया है, मैं कह रहा हूं कि उनका डिजिटल लाइब्रेरी पूरा फ्री होना चाहिए, नो रेस्ट्रिक्शन। और रीजन में जितना वाईफाई को मिल सकते हैं मिलना चाहिए। MIT में आज भी डिबेट चल रही है दैट वी शुड all people of Boston should be able to access MIT, not just students। सिर्फ जो फीस दे रहे हैं अभी वो एक्सेस कर सकते हैं। हमारा आर्ग्यूमेंट है कि अगर पब्लिक मनी उसमें है, MIT में पब्लिक मनी है, अगर पब्लिक मनी है इंस्टीट्यूशन में, तो पब्लिक को फ्री एक्सेस होना चाहिए डिजिटल लाइब्रेरी। साइनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो अभी बातें करी हैं लाइब्रेरीज को लेकर, आपने जो जोर डाला है कि पब्लिक लाइब्रेरीज फ्री होनी चाहिए, हर जगह पर होनी चाहिए, साथ में जो आपकी किताब और उसकी कहानियों ने दर्शाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज हमारे साथ साथी जुड़े हैं, जिसमें से करीब 90 लोग हैं, इसमें से आई नो एटलीस्ट 80 फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क का ही हिस्सा है। आपकी बातों ने, आपकी कहानियों ने बहुत ताकत दी है हम सबको, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने और जो साथी जुड़े हैं इसमें, मैं सभी से पूछना चाहूंगी कि अगर आपके पास सवाल हैं साइनाथ जी के लिए, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं हैंड रेज बटन के जरिए, और उसके बाद अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
So a request to everyone that now we're breaking into the question and answer session. If you have a question, you can raise your hand and unmute yourself and ask your question. From Sainath ji, yes, हमारे पास एक सवाल है यहाँ पर. किरण ने अपना हाथ उठाया है. किरण, क्या आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछेंगे? श्योर जोया. साइनाथ जी, जैसे मैं आपको सुन रही थी और जो फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क के ग्रुप में हम लोग बहुत सारी चीजें देख रहे हैं कि फ्री में मतलब लाइब्रेरी को लेके जो एक एडवोकेसी हो रही है, और मैंने जो किताबें अब तक पढ़ी देखी, इनफैक्ट अभी जो आपकी किताब का भी जिक्र हो रहा था, मैं जब उसको सुन रही थी, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं पढ़ पाई हूँ और जल्दी ही मैं इसको जरूर पढ़ूंगी. मेरा एक सवाल है. मैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में काम करती हूँ और मेरे जो भी जिनके साथ काम करती हूँ वो आदिवासी समुदाय से हैं. जब हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं या गांव में लोगों के साथ जुड़ते हैं, हमारे पास ऐसी किताबें नहीं होती हैं जो उनके कम्युनिटी के लोगों ने लिखी हैं. हम लोग किताबें लेके जाते हैं और मुझे ये भी लगता है कि वो किताबें हम जैसे लोग लेके जाते हैं जो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत प्रिविलेज हैं, पर उस समुदाय से ना तो कोई किताब लेकर के जाने वाला है, ना उस लाइब्रेरी को मतलब लाइब्रेरी के बारे में बातचीत करने वाला है ये. और जो उस समुदाय के लिए आवाजें भी उठती हैं, उस समुदाय से नहीं आती हैं. तो हम लोग जो ऐसे समुदायों के साथ काम कर रहे हैं, उसमें मैं चाहती हूँ कि हम लोग मैं आपसे थोड़ा इसमें गाइडेंस भी चाहती हूँ कि हम लोग किस तरह से काम करें कि समुदाय के लोग अपने बारे में लिखना शुरू करें, क्योंकि हमेशा दूसरों की बात, हम उनकी बात को कोई तीसरा लिखता है. तो मेरा सवाल यही है कि हम लाइब्रेरी के थ्रू तो उनको एक एक्सपोजर दे रहे हैं, वो किताबों को पढ़ते भी हैं, पर अभी तक उनकी तरफ से ऐसा आता भी नहीं कि हमारे लिए कोई लिख रहा है हमारे समुदाय से. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे थोड़ा अगर आप हम लोगों को बताएं कि हम लोग किस तरह से, मतलब हम अपनी तरफ से जो हमारे रिसोर्सेज हैं या हम जो मेंटर्स के साथ भी काम करते हैं या हम लोगों को जो भी समझ में आता है कम्युनिटी के साथ में काम करने, उनकी स्टोरीज को लेके आते हैं, बच्चों की स्टोरीज को एक्चुअली लेके आते हैं. थैंक यू. देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड अगर आप वो किताब आप पढ़ेंगे, आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कहानी उनके शब्द में है. दे हैव स्पोकन. हमने सिर्फ लिंक किया, इस मामले पे ये कहा, उस मुद्दे पे वो कहा, ठीक है. तो और I can at best tell you what we do in Pari, and you can, if it is of use to you, I'd be very happy. हमने हमारा मैंडेट में, पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया मैंडेट में, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैंडेट्स ये है कि to generate journalism and writing within communities marginalized by the media. और because of this, you see it हमारा रिक्रूटमेंट पैटर्न में आप देख सकते हैं कि किसको हम रिक्रूट कर रहे हैं. रिपोर्टर्स में, फोटोग्राफर में, आप देख सकते हैं. We believe that they should be telling the stories. दूसरी बात यह है कि एक और, but believe me, recruitment is very very important. प्राइवेट सेक्टर में, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन कोटा नहीं है. तो हाउ मच commitment we have has to be shown in who we recruit, where we recruit, who we recruit from. हमने फेलोशिप्स में, पारी का एक बड़ा फेलोशिप्स प्रोग्राम है. हमारा एटीट्यूड है पारी फेलोशिप्स में कि विमेन, दलित्स, आदिवासीज, everybody must be represented as per their percentage in the population. अगर पारी का 50
फेलोज हैं अब तक, उसमें आप देख सकते हैं कि 65% आर विमेन, और उसमें है दलित हैं, आदिवासी हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। और आजकल पिछले 2 साल में ट्रांस कम्युनिटीज का भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, हमारा रिक्रूटमेंट में है। और सेकंड, जब वो किताब लिखते हैं, जब वो कविताएं लिखते हैं, अभी अभी एक आदिवासी पोएट गुजरात में जो गुजर गए, वजय सिंह, प्लीज आपका 2 आर्टिकल हैं पारी में, पढ़िए। ही इज स्पीकिंग इन हिज वॉइस, इट इज हिज ऑथेंटिक स्टेटमेंट। लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है कि उसको कैसा डिसेमिनेट करें, उसको कैसा पॉपुलराइज करें। इसलिए कि इन लोग को बड़ा मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया में कभी आवाज उठा नहीं सकते। दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस इन कॉर्पोरेट मीडिया। का फिलॉसफी है कि क्या हमारा एडवर्टाइजर का प्रोडक्ट खरीदते हैं क्या उनका ऑडियंस? अगर नहीं है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। जब तक हमको रेवेन्यू मिलता है, वी विल कवर एनीथिंग। अरे एग्रीकल्चरल लेबरर से क्या रेवेन्यू मिलता है आपको? बट some of our leading Pari journalists are children of agricultural laborers. Okay? And we try to tell them, you tell your story along with the stories you are telling. और एक बात है, पारी में एक बुक है, ई बुक, उसका नाम है बुक ऑफ बांदीपुर। बांदीपुर एक फॉरेस्ट है, सैंक्चुरी है कर्नाटका में। बंगलोर, मैसूर के बाद जब आप केरला की तरफ जा रहे हैं, आप बांदीपुर नेशनल सेंचुरी में, नेशनल पार्क में आते हैं। वहां नेशनल ज्योग्राफिक सब बड़े बड़े फोटोग्राफर को भेज के बढ़िया फोटो एसेज लिया उसने। हमने जंगल से 6 फॉरेस्ट ड्वेलर्स, 2 आदिवासी औरत महिला, एक फॉरेस्ट गार्ड भी, एक एनजीओ एक्टिविस्ट का जो फॉरेस्ट में रहते हैं, हमने उसको कुछ घंटे का फोटोग्राफी ट्रेनिंग करके बताया, यू कवर योर फॉरेस्ट, और हम पब्लिश करते हैं। आप देखिए किताब कितना बढ़िया है, बुक ऑफ बांदीपुर। 6 पीपल हैं उसमें, एक एलिट है, सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, और बाकी सब आम लोग हैं। तो हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं आदिवासी और दलित, और हमारा चीफ फोटोग्राफर पलनी कुमार, he is conducting a photographic workshop for the daughters of manual scavengers, और उसका वर्क हम पब्लिश करेंगे। This is how we have, this is what we can do as Pari. We involve them in recruitment. We ask them to tell their own stories. We also ask them to tell the stories of others. They are as important journalists to us as any other journalist. They are not less important. If anything, they are more important. So, और ये भी है कि some of these stories करेडी बुक्स ने पब्लिश किया चिल्ड्रंस वर्जन में, हाँ, और कुछ किताब पराग ने हेल्प्ड GN मोहन पब्लिश देम इन कन्नड़ा, चिल्ड्रंस वर्जन ऑफ द स्टोरीज। वही रिपोर्टर फिर चिल्ड्रंस वर्जन लिखा है जो पहले एडल्ट वर्जन लिखा है। सो वी ट्राई आवर बेस्ट, बट we are one publication in the lot. But this is how I think we should do it. Generate journalism within the excluded communities. Try finding every platform to put there and showcase their work on.
Yeah? Their work on Bandipur itna badhiya hai. It is much better than any National Geographic essay on Bandipur. But the society still blocks them, marginalizes them. So getting their voices heard, their literature published. Vajay Singh died in utter poverty. And there is a class difference between him and any of the poets of Gujarat. He is so superior. Yeah. For that, we have to fight not just in libraries and in Pari. You have to fight in the larger movements against social oppression and exclusion. Absolutely. Thank you so much, Sainath जी. और जो बात निकल कर आई कि ऐसी जगह बनाना जहाँ पर लोग खुद की कहानियाँ खुद लिखें, जैसे हम अक्सर लाइब्रेरीज में बोलते हैं. एक और सवाल हम ले सकते हैं प्रिथा से. काफी समय से आपका हैंड रेज है प्रिथा, आप सवाल पूछ सकते हैं. उसके बाद हमारे पास चैट बॉक्स में भी एक सवाल है. Priya, please ask your question. लगता है प्रिता की आवाज अभी तक हमारे पास नहीं पहुंच रही, तो हम चैट बॉक्स के क्वेश्चन. Am I audible? आपकी आवाज गूंज रही है. No, sorry, Ananya, we are, somebody else has their hand raised. So if Yes, actually, Pritha and I are attending together and her great. phone is not working. So if she could use mine, is that all right? Yes, of course. बिल्कुल, Yeah, बिल्कुल. Sure, go ahead, Pritha. So sorry for that. My question, I was just going through your books, Everybody Loves a Good Drought. And usme one basic problem which I have understood is resource allocation. Like you implement some scheme for a given village and without studying that area. And every village is different from each other. Odisha se Rajasthan tak le lo, the problems are very different. So without studying an area, आप allocate कर देते हो कुछ, and that kind of deteriorates the condition of that given region. So, sir, ऐसी situation में where India has almost a lot of area under rural, हम ऐसी situation के अंदर how can we do the implementation and the development of rural India? See, your point about resource allocation is quite correct. But in any class society, unless there is serious public awareness, intervention, and public action, resources are going to be allocated according to the power structure of that region. The biggest and the toughest is going to get the greatest share. That's how a class society and a caste society function. It works differently when there is a mobilization of the public in that region. Like if you look in Everybody Loves a Good Drought, the women of Pudukkottai mobilized and took over the quarries from the male, very exploitative individuals who controlled those stone quarries. They took over those quarries, formed themselves into societies, something like cooperatives, but not cooperatives, more like societies. And there was a rapid improvement in the condition of Pudukkottai's poor children. The money that was made was not being looted in black, but being plowed back into, invested in education, schooling of the children, nutrition. All these indicators improved in Tamil Nadu's poorest district. Okay, so that is also about, one is forcing them to allocate correctly. The second is to see who that money is actually spent on. For that, you need to be conscious of that region.
You need to have a sense and a plan for it. And that sense and plan cannot be yours from your drawing board in Lucknow or Chennai or Bombay. It has to be based on what the expressed needs of the people on the ground are. One very interesting thing that happened in Kerala in year 2000 was the idea of a people's plan. Every single panchayat, 934, wrote their own 5-year plan. Okay? And that, I think, was one of the most progressive actions of local governance I have ever seen in 43 years as a reporter. So the real question is, how are we going to involve the public and let them take a leading role? Then when they start demanding, when they start saying, no, you're putting money on a useless thing, we think it should be spent on the school or on this hospital or on whatever, on this water resource, that's when you will start getting your change. Because it's not then development for the capitalists and the landlords, but it's development for the people, of the people, by the people. Thank you so much, sir. थैंक यू साइनाथ जी इस जवाब के लिए। हम बस लास्ट सवाल के लिए आई थिंक चैट बॉक्स में चलते हैं। यहाँ पर अमृता ने 2 क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो काफी कनेक्टेड हैं। एक है कि एनी थॉट्स ऑन हाउ डू वी रीच चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स बुक्स टू एवरी विलेज इन इंडिया। दूसरा कि इज डेवलपिंग रीडिंग कल्चर इम्पोर्टेंट और बिल्डिंग एन ओरल कल्चर दैट कम्स नेचुरली इन मेनी कम्युनिटीज, would that be more effective to connect and communicate with rural India? तो पहला सवाल हिंदी में कि हम कैसे हर गांव में, हर क्षेत्र में चिल्ड्रन और एडल्ट्स की बुक्स पहुंचा सकते हैं। दूसरा सवाल कि क्या रीडिंग कल्चर बिल्ड करना जरूरी है या फिर जो ओरल स्टोरी टेलिंग कल्चर है जो कई सदियों से चलता आ रहा है, जो शायद जो सवाल में बोला नेचुरली आता है कई कम्युनिटीज में, क्या वो ज्यादा इफेक्टिव होगा कनेक्ट और कम्युनिकेट करने में रूरल इंडिया के अंदर? Let me begin by answering the second question. देखिए, oral tradition और reading tradition को don't make them conflict. They are not conflictual. You can have both. Now, reading, I'll come to oral. By the way, my book itself is more an oral history. It's based on ordinary people talking. So I understand and I go by the importance of the oral. Both my books are heavily based on people talking, ordinary people talking. And my recording it as it's oral history. Lekin, reading, if we say, let us do the ruling class of this country would love it if we say, let's do only oral tradition. Then they can spend even less money on schooling. They can spend even less money on education. और देखिए, ये one of the paradoxes of our time is इतिहास में इतने लोग, इतने बच्चे कॉलेज में नहीं गया जब आपके जनरेशन में, हमारा इस जनरेशन में गए। There are more children going to colleges and universities in the world than at any time in history. लेकिन वो पढ़ते हैं ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिलेबस। We need to get, it's not just a question of reading, but what you are reading. Okay. एक जो यूरोपियन क्लासिक था डॉन क्विहोटे, उसका ऑथर मिगुएल सर्वांटेस, उसका सेंट्रल कैरेक्टर के बारे में एक बढ़िया लाइन लिखा, reading everything he came across made Don Quixote a great man. Believing everything he read made him mad. आज वही हो रहा है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, व्हाट्सएप से। Every day is filled with lies, hatred, prejudice, anti-minority, anti
LGBTQ, anti-trans, the whole works. The amount of viciousness and hatred disseminated on a mass scale is greater than ever before. So yes, reading with discretion and understanding, reading with interpretative analysis, teaching that is a very critical element of development. The first question which you asked, but oral tradition is extremely important because, especially in a caste divided society, keeping that alive may be the only way of keeping some stories alive. So don't pit one against the other, do both. The first question was just about how do you reach it to every village? And I think we discussed that in the course of this meeting. One, you need to have public funding. Two, you need to have a free reading room library in every village of this country. And it is not impossible. A very high density population state like Kerala has done it. If they can do it, others can do it. Okay. And some villages in there have more than one reading room. So they have also modernized to keep them. They also have a TV set. Yet people come and read. They keep 6 different newspapers, rival newspapers, different political parties are there in that reading room. And people come. I think we need to study how, one, to gain the funding, and two, to see if in some places that reading room can be constructed with public funding. That is by donations from people within the village. We have found that I did a story on a librarian once. It's called the Wilderness Library. Please see it on Pari. A 73-year-old man in Edamalakudi, the only tribal panchayat in Kerala, in the district of Idukki. He was running a prosperous little small business in Idukki town, came back to his village, to the Mudavan tribals, opened a tea shop and a library, so that one or the other would draw people. And at age, when we wrote the story, many people sent books to him. He had 161 book library. At the end of 3 months after the story, he said, I cannot house the books anymore. More than 1,200 books have come. So another way is also to find people of the community or the tribe or the community from that village who have left the village. They take an interest in having a reading room, a free library in their village. So that's also one way. And the other ways we have discussed. Thank you so much again, Sainath ji, for your answer. I know that हमारे पास कुछ और questions हैं, but unfortunately हमारा समय भी अब खत्म हो गया है. So I just want to take this moment to thank Sainath ji for signing our FLN compact. Thank you for joining us in our movement and in our work. इस आपके काम से, पारी के काम से हम सभी को और ताकत मिली है, इस चर्चा के जरिए हम सभी को और ताकत मिली है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द आपकी जो किताब है वो अलग अलग भाषाओं में हम सभी की लाइब्रेरीज में भी बहुत जल्द पहुंच जाएगी और पढ़ी जाएगी और बार बार पढ़ी जाएगी. अमित, आप क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे अभी? बस जो है आज का जो इस चर्चा थी काफी महत्वपूर्ण थी, और महत्वपूर्ण इसलिए थी कि उनकी कहानियों के बारे में चर्चा हो रही थी जिनकी चर्चा शायद कभी हुई भी ना हो. और एक लाइब्रेरियन के रूप में, एक लाइब्रेरी कार्यकर्ता के रूप में हमें अक्सर महसूस करते हैं कि लाइब्रेरी में जो सामाजिक रूप से उत्पीड़ित रहे लोग हैं, वो उनके अंदर एक कैसे उस चीज को
उनके जो रीडिंग कल्चर है उस व्यवहार में कैसे उनको लाया जाए, क्योंकि इस तरीके के सोचने की शक्ति या समझने की शक्ति जो एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण से वो पीछे छूट गए हैं। तो एक लाइब्रेरियन कर्ता के रूप में या एक लेखक के रूप में हमें इस चीज पे भी विचार करना चाहिए और इस सोच के साथ उनको भी इस सोच के साथ उनके लिए जो कहानियां लिखी जा रही हैं या वो क्या सोचते हैं, वो किस तरीके से सीखना चाहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साईनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए जो है समय दिया। थैंक यू सो मच। Thank you all. I enjoyed myself thoroughly.